नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपकी चर्चा करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र के जननेता हैं, जिनकी अपनी एक स्पष्ट छवि है और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सीकर के जिलाध्यक्ष रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीमाधोपुर के पूर्व विधायक श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा की। झाबर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं खासतौर पर सीकर जिले में आपकी इमेज को लेके, तो कहा जाता है कि झाबर सिंह खर्रा यानी एक जिद्दी नेता, एक जबर नेता, एक ऐसा नेता जिनका नाम आते ही ये सुना जाता है कि धोती कुर्ता और एकदम पारंपरिक वेशभूषा में साफा लगाए हुए, शायद ही कभी जिनको किसी ने सूट बूट में देखा हो, और जब अपनी जिद पर आ जाते हैं तो फिर उस जिद से इधर उधर डिगाना कठिन होता है। इस छवि से कितना संतुष्ट हैं? मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि राजनीति मेरे लिए साधन नहीं साध्य है। राजनीति साधन नहीं साध्य है, जिस तरीके से आपने कहा। और तो चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि आपके बारे में जब हमने जानकारी की तो पता लगा कि आपने लगभग 2 दशक तक सरकारी नौकरी भी की है, सरकारी सेवा में आप रहे। क्या परिस्थितियां बनी कि फिर आपको सरकारी सेवा छोड़ के और राजनीति में आना पड़ा? मैंने लगभग 19 साल 5 महीने सरकारी सेवा की है जी। उसके बाद चूँकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैं जिन लोगों को ये मानता था कि मेरे पिताजी के बाद ये उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं जी, उन लोगों ने जब जनता का शोषण शुरू कर दिया तब मुझे नौकरी छोड़कर राजनीति में पदार्पण करना पड़ा। आपने कहा कि जो आपके पिताजी के साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, और जब आपने उनके बारे में जब देखा जिस तरीके की कार्यप्रणाली थी, कुछ नाम बता पाएंगे ऐसे लोगों के? नाम बताने से कोई फ़ायदा नहीं है जी। उनमें से अधिकांश लोग हमसे पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं जी। और वो उन्होंने जो कुछ भी किया उनमें से उन बहुत से लोगों ने उसके परिणाम भी भोगे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः पार्टी जो है वो वंशवाद और परिवारवाद का विरोध करती है। आपने चूँकि अपने पिताजी की विरासत को तो आप आगे बढ़ा ही रहे हैं, राजनीति में जननेता के रूप में भी ख्याति मिल रही है, आप विधायक भी रह चुके हैं, संगठन का अपना अलग अनुभव है। आपके सामने भी यदि इस प्रकार के कभी कभार प्रश्न आते होंगे, किस तरह से मुकाबला कर पाते हैं? देखो, परिवारवाद और वंशवाद में अगर आपको खाली आपके अंदर कोई योग्यता नहीं हो, जनता के बीच आपकी कोई पहचान नहीं हो, जनता का आप पे विश्वास नहीं हो, और उसके बावजूद आप वंशवाद और परिवारवाद की वजह से राजनीति में स्थापित होते हैं जी। वो तो होता है वंशवाद और परिवारवाद। और आप मेहनत करके जनता का प्यार प्राप्त करके राजनीति में स्थापित होते हैं तो उसमें वंशवाद और परिवारवाद कहीं आड़े नहीं आता। राजनीति में किसको अपना आदर्श मानते हैं? राजनीति के अंदर बहुत से आदर्श हैं। मैं आज़ादी से पहले के जो क्रांतिकारी थे उनको आदर्श मानता हूँ जी। आज़ादी से पहले जो संविदा सरकार बनी उसमें संयुक्त पंजाब क्षेत्र में जो राजस्व मंत्री बने, जिन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आज़ाद भारत में चाहे सरदार पटेल हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, और चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी हों,
जिन भी लोगों ने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के हित के लिए चिंतन किया, मनन किया और उसके लिए काम किया, वो लगभग सभी मेरे आदर्श। वर्तमान दौर में जितने बड़े नेता दिखते हैं देश में, उनमें कोई ऐसा नेता है जिससे आप व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं? आज की तारीख में केंद्र की राजनीति में जितने भी नेता हैं, उनमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो 24 घंटे इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की जनता के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए चिंतन करते रहते हैं और उसी के लिए 17 घंटे काम करते हैं। ऐसे नेता वर्तमान में मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। जाबर सिंह जी, ये कहा जा सकता है कि आपका भी पालन पोषण एक प्रकार से राजनीति की पाठशाला में ही हुआ है। जिस प्रकार से आपके पिताजी जननेता रहे, लंबे समय तक उन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया, जिस दौर में आप राजनीति में सक्रिय हुए, कोई ऐसा क्षण याद आता है कि घर के भीतर परिवार में कमरे में बैठाकर कभी किसी बात को लेके और उन्होंने आपको डांट लगाई हो? हाँ, कई मौके आए हैं जब हमसे कोई त्रुटियां हुई हैं तो डांट भी सुनी है और सुधार का भी प्रयास किया है। राजनीति में वैसे तो व्यस्तता बहुत रहती ही होगी, लेकिन फिर भी कभी अपने लिए कभी समय मिलता है, कभी फुर्सत का समय होता है, तो क्या हॉबीज हैं, क्या शौक हैं आपके? देखो, व्यस्तता के बाद जब मुझे खाली समय मिलता है तो मेरा सबसे पहला काम होता है अध्ययन का जी। और अध्ययन में भी मैं आज़ादी के जो 1857 से लेकर मैं लगभग 1977 तक के कालखंड में जो इतिहास की विकृतियां हैं, जो गलत इतिहास हमको हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उसकी गहराई में जाकर वास्तविकता को ढूंढने का प्रयास करता हूँ और उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से, पुरानी किताबों के माध्यम से, पुराने लेखकों के विचारों के माध्यम से अध्ययन करके मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ कि वो दौर में कौन सही था, कौन गलत था और जिसके वजह से आज आज़ादी के 75 साल बाद भी जी देश को जिस मुकाम पे होना चाहिए था उस मुकाम तक देश क्यों नहीं पहुंच पाया। एक बात इसी चर्चा में से मुझे ध्यान में आती है, जो लोग आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं उनका ये कहना है कि आपका अध्ययन बहुत है, आपने भी कहा आपकी हॉबी है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आपकी विशेषज्ञता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल लोगों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जब सामान्य रूप से जनता में जब जाते हैं तो वो छवि उभर कर क्यों नहीं आ पाती है? कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, क्या है, आम व्यक्ति केवल अपने हित तक की बात सोचना, समझना और सुनना पसंद करता है। जी। इस देश में आज़ादी के दौर से पहले और आज़ादी के बाद के शुरुआती 30-40 साल में जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया जी। उसमें व्यक्ति, आम व्यक्ति इस बात को कभी महसूस ही नहीं कर पाया कि हमें किस स्तर तक सोचना चाहिए, कहाँ तक सोचना चाहिए, किस में हमारा हित है, किस में राष्ट्र का हित है, किस में समाज का हित है। ये सारी बातें आम आदमी की समझ से में हमारी जो शिक्षा पद्धति है या हमारा जो शुरुआती दौर का सरकारों का वातावरण रहा, उसने कभी जहन में आने ही नहीं दी। थोड़ी अलग तरह की चर्चा करेंगे। आपका चूंकि संगठन का भी अनुभव रहा, सीकर में आप जिलाध्यक्ष रहे, उसके पहले तक ज़्यादा समय जो है वो चुनावी राजनीति में, चाहे आपके स्वयं के चुनाव रहे हों या फिर हरलाल सिंह जी खर्रा के चुनाव रहे हों, उनमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती थी। संगठन में जब जिम्मेदारी मिली तो क्या कोई विशेष प्रकार का अनुभव हुआ? किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाता है? क्या कोई नए अनुभव उस दौरान आए? जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मेरा सबसे पहले प्रयास ये रहा कि जो लोग वास्तव में पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, दरी बिछाते हैं, पार्टी को
राष्ट्र के हित में सोचते हैं उन लोगों को तवज्जो दी जाए जी। और जो चापलूस लोग हैं, जो चापलूसी की वजह से पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कई बार उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, उनको दूर रखा जाए। जी। और उसके लिए मैं जब लगातार 3 साल जिलाध्यक्ष रहा, इसके लिए मुझे चाहे हमारा प्रांतीय नेतृत्व हो, चाहे जिले के बहुत से नेता रहे हों, उनसे संघर्ष करना पड़ा। और मैंने हमेशा पार्टी के भीतर नेताओं के साथ संघर्ष करना पड़ा, नेताओं के साथ वैचारिक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा ये मेरा आदमी है, आप इसको कोई ना कोई पद देने पद के लिए। दीजिए। मैंने कहा मेरे लिए मंजूर नहीं है, इससे बढ़िया धरातल से जुड़े बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनसे मैं काम लेना चाहूँगा और मैं उनको तवज्जो देना चाहूँगा। इसको लेकर बहुत बार हमारा संघर्ष हुआ है। एक चर्चा ये भी होती है कि ऊपर के जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनके बीच में आपके और उनके बीच में पटरी कम बैठती है। अब इस पर यूँ भी कहा जा सकता है कि आप चूँकि जन नेता हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, ऊपर संगठन के जो नेता हैं, पहले तो जानना ये चाहेंगे क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि मुझे संपुट लगाना नहीं आता जी। मैं सीधे बात करना पसंद करता हूँ। और बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं है कि उनको घुमा फिरा कर जब तक बात नहीं की जाए, उनके चारों तरफ चक्कर नहीं लगाए जाए, तो वो अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं जब मैं उनसे सीधी बात करता हूँ। तो इस कारण से थोड़ा सा पटरी कम... इस कारण से वो कई बार, लेकिन बाद में सबके समझ में आती है। जी। मैंने मेरे 5 साल के विधायक के कार्यकाल में जिन जिन बातों को लेकर मेरा नेतृत्व से टकराव हुआ, जब हम 2018 में जब हमने सत्ता गंवाई जी, उसके बाद धीरे धीरे उनके समझ में आई कि यार उस दिन जाबर सिंह खर्रा जो बात कह रहा था उसको हम मान लेते तो आज हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस साक्षात्कार में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने सहजता के साथ में स्वीकार किया है कि अपनी जो कार्यशैली है वो एकदम सीधी सपाट बेबाक कार्यशैली है, और यदि ऊपर के नेताओं को परिक्रमा लगवाना पसंद नहीं है तो कोई जननेता ये स्वीकार नहीं कर सकता। जाबर सिंह जी, चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि चूँकि चुनावी राजनीति का दौर है और लोकतंत्र में टिकट मांगने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से भी कई लोग दावेदारी करते होंगे। आप चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक बड़ी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, जो अन्य कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं या करते हैं, उनके साथ आपके संपर्क संबंध किस प्रकार के रहते हैं? देखिए, जो राजनीति को साध्य मानकर टिकट की दौड़ में शामिल हैं उनसे मुझे कहीं कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो राजनीति को साधन मानकर अपने हित पूर्ति के लिए टिकट की दौड़ में है, उनसे मेरा कभी भी मिलाप नहीं हो पाया। मेरा उनके साथ कभी कोई संवाद नहीं हो पाया। और कुछ लोग ऐसे भी टिकट की दौड़ में हैं जिन्होंने और जिनके परिवार ने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन नेताओं की एक आध नेताओं की परिक्रमा करके जो अपने आप को पार्टी का नेता मानते हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो कोई कार्यकर्ता इस तरीके के नज़र आते हैं आपको पार्टी में कि जिनके लिए कहा जा सकता है कि जो सेकंड लाइन की हमारी एक प्रकार से मेहनत हो सकते हैं आज के 25 साल बाद में, ये कुछ 4, 5, 6 चेहरे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे दिखते हैं जो कमल को खिलाते रहेंगे लंबे समय तक? है नाम बता पाएंगे? नहीं, नाम देखिए, नाम बताने मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल है राजनीति, और हम हमेशा मिल बैठकर पार्टी की मजबूती के लिए, आम जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए विचार विमर्श करते रहते हैं, और वो सदैव आम आदमी के हितों को संरक्षित रखने के लिए अपना जो कुछ उनसे बन पड़ता है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनसे जो कुछ बन पड़ता है वो करते हैं, और उनके साथ मेरे सब बहुत मधुर संबंध। सीकर जिले की भाजपा की राजनीति की यदि बात करें तो एक सामान्य रूप से ये देखने को आता है कि संगठन जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। कुछ नेता कई तरह के बयान देते हैं, चाहे पंचायत राज चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, क्या कहना चाहेंगे? संगठन
कमजोर पड़ गया है या सीकर जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जी 2 धाराएं हैं। एक धारा है जो पैसे के बल पे राजनीति करती है जी और एक धारा है जो जनता के बीच में रहकर काम करती है। और कई बार पैसे के बल पे राजनीति करने वाले संगठन पे हावी होते हैं। ये एक दुखद पहलू है और मैं सदैव प्रयास करता हूँ जी कि ऐसे लोग संगठन पे हावी नहीं हो और जितना कुछ मुझसे बन पड़ता है मैं इसके खिलाफ संघर्ष भी करता हूँ। मैं आपके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था तो एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ, देश भर में बहुत वायरल वीडियो हुआ। उसमें आप किसी से कह रहे हैं कि मैं जब शराफत से बात करता हूं तो और सामने वाला गुंडागर्दी पर आता है तो मैं महागुंडा हूं। क्या चर्चा थी? और शायद झाबर सिंह जी खर्रा को किसी ने इतना नाराज होते हुए, इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। निजी महाविद्यालय वालों का कोई प्रकरण था। मैं उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के सीनेट का मेंबर था जी। उनका कोई प्रकरण आया, हमने उसमें चर्चा की और जिन बातों को लेकर वो दुखी थे उनके लिए हमने कहा कि एक ड्राफ्ट रूल्स का तैयार किया जाए जी। और उसे पब्लिक डोमेन में डालकर निजी महाविद्यालय वालों की, विद्यार्थियों की, सबकी राय लेकर और अगली मीटिंग में उसे रखा जाए ताकि हम उसको अंतिम रूप दे सकें, ताकि जो आरोप प्रत्यारोप विश्वविद्यालय पर निजी महाविद्यालय वाले लगा रहे हैं वो भविष्य में दोबारा इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो। जी। ये चर्चा करके, ये निर्णय करके जब हम बाहर आए तो जो कुछ लोग बाहर खड़े थे हमने उनको बताया भाई इस तरह का मामला है, हम इस तरह का ड्राफ्ट तैयार करें, उसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे और आपको उसमें अगर कोई संशोधन का या और कोई सुझाव देना हो तो दे देना। तो उनमें से 1-2 व्यक्ति बोले कि आपको पता नहीं है, हमारे पास हजारों की संख्या में बदमाश विद्यार्थी हैं, हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे, हमें आज की आज निर्णय चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा भाई अगर आ जाओ, तुम्हारी ऐसी स्थिति है तो तुम्हारे पास अगर बदमाश है तो मैं महाबदमाश हूँ बदमाशों के लिए, आप गुंडे हैं तो मैं गुंडों के लिए महागुंडा हूँ और आप शरीफ हो तो मैं महाशरीफ हूँ। तो सीधी सीधी एक प्रकार से वो धमकी दी गई कि हमारे पास इतने बदमाश लोग हैं। धमकी दी गई, उसका जवाब मैंने दिया। मैंने कहा आप मुझे डरा नहीं सकते, जिस दिन तुम्हारा अच्छा दिन तुम समझते हो उस दिन आ जाना। एक चर्चा श्रीमाधोपुर क्षेत्र के लोगों में ये भी है कि जब कहीं किसी व्यक्ति की भूमि पर, अब आज का दौर जिस तरीके का है, गुंडागर्दी, भूमाफिया, इस तरीके के जब लोगों को देखा जाता है, लोग कहते हैं जहां झाबर सिंह खर्रा जाकर बैठ जाते हैं कुर्सी पर, वहां से सारे माफिया भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या लगता है झाबर सिंह खर्रा पहले से उसी लाइन पर चल रहे हैं? हाँ, जब पहली बार श्रीमाधोपुर में मैन शहर के अंदर एक पटवारी नौरे के नाम से ज़मीन थी, धनतेरस के दिन उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जे का प्रयास किया। रात में 11 बजे उस भूमि के बगल का जो मालिक का मकान था, उसमें जो किराएदार था, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा नैतिक रूप से मुझे आपसे किसी प्रकार की मदद मांगने की मेरी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं सदैव आपके खिलाफ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे धर्म संकट में फंस गया हूँ कि अगर ये काम हो गया तो मेरी सारी छवि, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप मदद कर सको तो करो। मैंने प्रयास किया, थाने से लेकर एसपी तक मैंने बात की, कोई मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला जी। फिर मैंने उस समय के एक एडिशनल डीजीपी थे, उनसे बात हुई और मैं मौके पे गया। एडिशनल डीजीपी साहब जयपुर से रवाना हुए, मैं मौके पहुंचा तो सारे अपराधी, पुलिस भी आ गई, एसपी भी आ गया, डिप्टी भी आ गया और सारे अपराधी भग गए। इसी प्रकार एक बार राजस्थान के सबसे कुख्यात अपराधी गिरोह, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसने रेलवे स्टेशन के सामने जी एक ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। उन लोगों ने आके मुझे कहा, मैं कुर्सी डाल के बैठ गया। उस दिन भी लगभग 150-200 बदमाश किस्म के अपराधी आए हुए थे। जी।
मैं 2 घंटे वहाँ बैठा रहा, वो 2 घंटे इंतजार करके अपने रास्ते चल दिए। मैंने कहा भाई जिस दिन मेरी मौत आएगी मैं मरूंगा, या मेरे हाथ से सामने वाले की मौत होगी तो वो मर जाएगा। चुनावी राजनीति में रहने वाले लोग वोटों की जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। जब इस तरीके से सीधे फ्रंट पर आके लड़ने की बात होती है तो मन में ये नहीं होता कि चुनाव के समय ये लोग विरोध में आ जाएंगे? देखिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने में मुझे किसी प्रकार का कोई हिचक नहीं है। उससे अगर मेरा कोई नुकसान भी होता होगा तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। बहुत बड़ी बात कही है। चुनावी राजनीति में यदि नुकसान होता हो तो होता रहे, लेकिन सत्य के लिए और गरीब असहाय की मदद के लिए झाबर सिंह खर्रा सदैव खड़े रहेंगे। इस तरह के विचार भी इस साक्षात्कार में आ रहे हैं। थोड़ा सा टेस्ट बदलेंगे इस इंटरव्यू का, थोड़ी व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि झाबर सिंह खर्रा एक गंभीर व्यक्तित्व हैं, पढ़ने वाले आप हैं, कुछ लोग कहते हैं अंतर्मुखी हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि समूह में बैठते हैं तो कुछ 2-3 गिने चुने लोगों से ही बातचीत करते हैं। बहुत अंदर अपने आप भीतर कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं अनावश्यक चर्चा करता नहीं हूँ, और आवश्यक चर्चा में कहीं कोई गुरेज नहीं है। जब भी लोगों के बीच बैठता हूँ, अगर कोई सीधे सीधे आके मुझे अपनी व्यथा कहता है तो मैं आराम से सुन के उसका जवाब देता हूँ। घर परिवार में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कभी सूट बूट भी ट्राई कीजिए? कॉलेज और स्कूल के ज़माने में था। उसके बाद कॉलेज में जब मैं गया तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी, मुस्कान आई कि मैंने सूट बूट छोड़ के कॉलेज लाइफ में ही धोती कमीज पहनना शुरू कर दिया। भोजन में क्या पसंद है सबसे? भोजन में सादा भोजन, छाछ, रोटी, राबड़ी। भोजन केवल घर पर ही करते हैं या प्रवास पर रहते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ? उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी करते हैं, और वैसे तो साल के 365 दिन में से लगभग 150-200 दिन तो कोई न कोई सामाजिक कार्यक्रम, कहीं शादी है, कहीं स्वामनी है, कहीं कोई कार्यक्रम है, वहाँ भी खाना खाना पड़ता है। आखिरी बार फिल्म कब देखी? फिल्म देखे तो मेरे हिसाब से कम 8-10 साल हो गए। कोई गाना पसंद है? गाना मुझे फिल्मी गीतों में तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। राष्ट्रभक्ति के गीत और कुछ भजन ज़रूर मुझे पसंद है, जिसमें एक भजन पिछले दिनों 4-5 साल पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था जी। कबीर के भजन भी पसंद है। बाकी समय नहीं मिलता, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इस तरफ में। आपने बताया बीच में पढ़ने का शौक है। कौन से लेखक को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं? जो इतिहास से संबंधित हों, या मुग़ल शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौर की, चाहे मुंशी प्रेमचंद हों, चाहे उनके समकक्ष दूसरे जो लेखक थे, जिन्होंने समाज की विषमता के बारे में, उस समय की शासन व्यवस्था की विषमताओं के बारे में और इतिहास के बारे में जो लेखन किया, लगभग उन पे ज़्यादा रुचि। कभी पिज्ज़ा बर्गर खाया आपने? अभी तक तो नहीं खाया। छाछ राबड़ी वाले लोग हैं अपन छाछ राबड़ी वाले। पूजा पाठ करते हैं नियमित? मंदिर के सामने से निकलता हूँ तो धोख लगाता हूँ, बाकी वैसे कोई जनता ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन है। चलते चलते आखिर में एक राजनीतिक प्रश्न और कर लेते हैं। 2013 में आप विधायक बने। 18 के चुनाव में क्या कारण आपको लगे कि जिनके कारण थोड़ा सा पीछे रह गए? देखिए, 2013 का जब चुनाव लड़ा, मैंने मेरी हर नुक्कड़ सभा हो चाहे जनसभा हो, एक ही बात कही थी कि मैं कई सालों से आपके बीच में हूँ, आप सब मुझे पहचानते हैं। मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, ये भी आप सब मुझे जानते हैं। मुझ में कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, यह भी मुझे जानते हैं। मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि मैं मेरे में जो कमियां हैं उनको कितनी दूर कर पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि मेरे में भविष्य में कोई नई कमी उत्पन्न नहीं होगी। 2013 से 2018 के कालखंड में
जिन लोगों ने कहीं न कहीं कोई गलती की, भाई भाई आपस में लड़े, या उन्होंने कोई नियम तोड़ा, या उन्होंने कोई अपराध किया और वो मुझसे मदद मांगने आए, उसमें भी जिसने सीधे सीधे आकर मुझे ये कह दिया कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये अपराध हो गया, तो मैंने उसका प्रयास किया कि या तो उनका समझौता हो जाए या उनको कोई थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, जितना कुछ मुझसे बन पड़े जी। लेकिन जिसने गलती की, अपराध की और वापस आके मेरे पास आके ये कहा कि मेरे साथ ये घोर अन्याय हो रहा है, ये फलां हो रहा है, और जब मैंने पता किया कि वो मेरे सामने झूठ बोल रहा है और मैंने उनको फटकार के बाहर कर दिया, वो ऐसे सारे लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मेरे पास आए थे और मैं उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाया, वो मेरे से नाराज हो गए। और दूसरा, ये जो 2 अप्रैल वाला एक पूरे देश का वातावरण अचानक खराब हुआ जी। उसमें उस वर्ग के जो मतदाता मेरे साथ थे वो भी छिटक गए, और 2018 में जो सचिन पायलट का फैक्टर था जिसके लगभग 35-40% मत मुझे मिल जाया करते थे, वो भी सारे के सारे छिटक गए, जिसकी वजह से हम पिछड़ गए। अब 23 के चुनाव में कैसे पार पाएंगे? 23 के चुनाव में जो लोग मुझसे छिटक के गए थे वो चारों तरफ भटक के और दुखी होकर वापस धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रहे। बहुत से लोग मिल चुके हैं, बहुत से लोग मिलने की कतार में खड़े हैं जी। और मैं जो मेरे पास वापस आ रहा हूँ उनको एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए वापस मेरे साथ आने का प्रयास कर रहे हैं तो ये विचार दिमाग से त्याग दीजिए, और सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत। साक्षात्कार का आखिरी सवाल है, थोड़ा कठिन हो सकता है। यदि 23 में टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को मिलती है तो झाबर सिंह खर्रा की क्या भूमिका रहेगी? ये जनता निर्णय करेगी, पार्टी निर्णय करेगी। मेरा मत है वो पार्टी को मिल जाएगा। निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं तो नहीं लड़ूंगा। अगर जनता ने कोई ऐसा प्रेशर ही बना दिया कि साहब अब हम तो बिल्कुल ही खड्डे में जा रहे हैं, तो जनता पर छोड़ेंगे ये विषय ना? सारा विषय जनता पे है। मैं, मेरी तरफ से कहीं कोई पहल नहीं होगी। तो ये थे झाबर सिंह खर्रा, और इस साक्षात्कार के आखिर में जिस तरीके से इन्होंने बात कही है, वास्तव में जन नेता इसी ढर्रे पर चलते हैं। जो कोई निर्णय होगा वो निर्णय जनता करेगी। बेबाकी से इन्होंने अपनी बातें रखी और बात ये भी की कि यदि सामने माफिया आते हैं तो उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा, और जो व्यक्ति इनके साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो खड़े रहते ही हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई भी असहाय है, गरीब है, परेशान है, वो निश्चित रूप से ये कहते हैं कि उनके लिए इनके दर सदा खुले रहेंगे। एक बेबाक बातचीत हुई हमारी। यदि आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगा हो, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।